है गाइस। तो बेटा हम लोग अभी क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ने वाले थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने VSEPR खत्म कर दिया था, है ना। और मैंने किसके बारे में आइडिया बताई थी, हाउ टू प्रिडिक्ट द बॉन्ड, कि बेटा एक कंपाउंड में कौन से बॉन्ड हो सकते हैं बेसिकली, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया था। कौन सा सिंपल सा तरीका था तुम्हारा, कि अगर कुछ भी तुमको डिफरेंट बिहेवियर दिखता है किसी का भी, है ना, किसी का भी डिफरेंट बिहेवियर दिखता है, सो दैट विल हैव अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे PCl6- है ना, फिर PCl4+ है, तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा तुम लोगों को। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो सिमिलरली अगर मैं NH4+ बोलता हूँ तो NH4+ मतलब क्या बात हो जाती है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और 3 बॉन्ड के बाद अगर उसने चौथा बना दिया, चौथा क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2, तीसरा बना दिया तो कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सही बात है कि नहीं है, क्लियर है। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन सा, तो सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड को सेपरेट कर दो, आयनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर दो अगर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो। क्लियर है, ओके। तो जैसे कि अभी अगर मैं बताना चाहूँ तुमको, तो जैसे अगर मान लो कि मेरे पास CuSO4 है, CuSO4.5H2, ये जो बेटा स्ट्रक्चर होता है CuSO4 का, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कौन से, इसमें पूछा था कौन से तरीके के बॉन्ड है। बहुत मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कुछ बॉन्ड तुमको अभी पता नहीं चलेंगे, आगे जाके पता लेंगे, लेकिन अभी मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बॉन्ड होते हैं। देखो तो CuSO4, तो इसको क्या करोगे तुम लोग, सबसे पहले C और SO4 में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, मतलब Cu2+ और SO4 2-। क्लियर है, ये ऐसा है। तो Cu2+ बेटा जो होता है, ये आउट ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 4 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ऐसे होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT में, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन CuSO4। तो जो 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए हैं। अब एक वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर होगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल होता है वो बाहर होता है, या उसकी लोन पेयर। अब यहां पे जो ये वाटर की लोन पेयर और हाइड्रोजन है, मतलब ये डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल। लेकिन इस वाले बॉन्ड को एक नया नाम होता है बेटा, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का कौन सा टाइप होता है, ये भी डाइपोल और ये भी डाइपोल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का डाइपोल डाइपोल टाइप होता है। कौन सा टाइप, डाइपोल डाइपोल। और अब ये यहाँ पे कौन लगा होता है तुम्हारा, SO4 2-। तो SO4 2- की जब बात करते हो तो ये O-, डबल O, डबल O, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो इंटरेक्शन होगी ये भी तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर देखते हो तो दिस इज व्हाट योर CuSO4.5H2O। इसमें कॉपर और सल्फेट के बीच में आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो कौन से बॉन्ड है, देखो अगर मैं देखता हूं तो आयनिक बॉन्ड, यस, आयनिक बॉन्ड, राइट, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड, यस। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और मॉलिक्यूल में SO4 2- भी है और वाटर भी है। ये सब कौन से बॉन्ड है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में अगर सिग्मा की बात करूं तो यस, पाई की बात करूं तभी भी यस, कोवलेंट पाई है, ये पाई बॉन्ड भी है, बराबर है। फिर कोऑर्डिनेट है क्या, यस, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कौन सा है, सिग्मा है, कितने, 4। कोऑर्डिनेट सिग्मा, कोऑर्डिनेट सिग्मा, कोऑर्डिनेट सिग्मा 4 है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से तरीके का है, डाइपोल डाइपोल होता है। डाइपोल डाइपोल के 2 होते हैं, और ये जो होगा ये क्या होगा, ये O- मतलब क्या है, आयन है, दिस इज आयन डाइपोल। सो आयन डाइपोल के 2 होंगे, ये आएगा बेटा हमको आगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सो डाइपोल डाइपोल के 2 है और आयन डाइपोल पे 2 है। तो जब तुम लोग इस मॉलिक्यूल को हीट करते हो तो डायरेक्टली पांचों वाटर मॉलिक्यूल एक साथ नहीं उड़ेंगे तुम्हारे। देखो सबसे पहले ये 2 उड़ेंगे, बिकॉज इनको ज्यादा लोगों ने नहीं पकड़ा है। ये 2, ये जो है इसको इधर से भी पकड़ के रखा है, इधर से भी पकड़ के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले उड़ेंगे ये 2, फिर उड़ेंगे ये 2, और सबसे लास्ट में उड़ेगा एक, मतलब CuSO4 5H2O व्हेन हीटेड
पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा 3H2O, फिर हो जाएगा 1H2O और लास्ट में हो जाएगा CuSO4 ओनली, ठीक है। तो उसका ब्लू कलर फेड होते 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 जाएगा, एकदम से फेड होता है क्या? नहीं। सो द ब्लू कलर फेड्स अवे, धीरे 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 फेड होगा, क्लियर है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4.5H2O, ओके। ऐसे ही और एक मॉलिक्यूल आता है बेटा जिसके बारे में IIT 2017 में डायरेक्ट सवाल आ गया था, दैट इज तो ये CuSO4.5, दैट इज ब्लू विट्रियोल। और एक स्ट्रक्चर आता है तुम्हारा बोरेक्स, ये बाद में भी पढ़ेंगे हम लोग जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे थोड़े अलग कंपाउंड के। बोरेक्स, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। बेटा ये 10H2O का मीनिंग क्या होता है, ये 5H2O का मीनिंग क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो आउट ऑफ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हियर इन दिस केस ऑफ CuSO4, 4 आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, ठीक है। यहाँ पे 10H2O और इसको याद करने का तरीका कैसे होगा? देखो इसका भी स्ट्रक्चर बड़ा सा होता है, इसको कैसे याद रखोगे? Na2 ये बाहर चला जाएगा तो Na आया मतलब आयनिक बॉन्ड तो फॉर श्योर आएगा, अनडाउटली आयनिक बॉन्ड आने वाला है बेटा, अनडाउटली, दैट इज Na2 अंदर होगा B4O5 OH4 8H2O। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हो जाते हैं? 8। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? 8 आउट ऑफ 10। सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 होते हैं, क्योंकि जो 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में चले जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में देखते हैं हम लोग कैसे। तो देखो Na2 मतलब ये Na अगर हटा दोगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? -2, 2Na प्लस एंड दिस विल बी 2-। ओके, तो शेप कैसा होगा? देखो B4O5, बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। B बहुत इजी है, B बनाया, BO हो गए, B4O4 हो गए। अभी और एक O बचा है, क्लियर है, बन गया B4O5। अब OH लगे, कितने OH है? 4, तो 4 OH लगा देते, OH 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 OH, क्लियर। तो बेटा देखो 4 ये जो कर लिया मैंने, तो अब इसके हिसाब से अगर देखता हूं बोरॉन के अगर 3 बॉन्ड बनते तो नो फॉर्मल चार्ज, 4 बॉन्ड बनते मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा, तो बोरॉन के ऊपर माइनस और इस बोरॉन के ऊपर भी माइनस, 4 बॉन्ड बने हैं। तो ये जो हो गया ये तुम्हारा क्या हो गया? टेट्राहेड्रल यूनिट हो गया। क्या हो गया? टेट्राहेड्रल यूनिट। ये भी क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। 1 2 3 4 4,0 1 2 3, दिस इज ट्राइगोनल, दिस इज प्लेनर, ट्रायंगुलर और ट्राइगोनल यूनिट, ट्राइगोनल यूनिट, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस ट्राइगोनल, ठीक है। तो ट्राइगोनल यूनिट कितने हो गए तुम्हारे? ट्राइगोनल और ट्रायंगुलर यूनिट 2 और टेट्राहेड्रल यूनिट कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। तो यहां पे आगे हमको हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो EP इक्वल टू 4 में, अब थोड़ा सा एक छोटी सी आइडिया देता हूं मैं। जब EP2 होते हैं बेटा तो हाइब्रिडेशन होता है sp, EP2 में होता है, EP2 में sp, 3 में sp2, 4 में sp3, 5 में sp3d, 6 में sp3d2 और 7 में sp3d3, ठीक है। ये हाइब्रिडेशन होते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे। अब देखो ये EP4 वाली कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो EP4 में 2 जनों का हाइब्रिडेशन, ये टेट्राहेड्रल जो यूनिट है इनका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, और जो ये 1 2 3 3,0 की कैसे इनका क्या होगा? sp2। तो 2 बोरॉन sp2 में है और 2 बोरॉन sp3 में होते हैं, और यहां पे तुम्हारे लगे रहेंगे 2 Na प्लस 2 Na प्लस, तो ये Na प्लस और ये माइनस, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये वाले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और बाहर लगे रहेंगे 8 वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस व्हाट योर बोरैक्स, दिस व्हाट योर बोरैक्स, समझ में आया? तो बेटा इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 2017 IIT में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग डिटेल में भी पढ़ते हैं। वैसे तो ये तुम्हारे इनऑर्गेनिक का टॉपिक होता है, बट हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं काफी सारी चीजें। तो आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जब हम लोग अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। ओके, सो नाउ विल स्टडी अ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो हम लोगों ने VSEPR पढ़ लिया बेटा, VSEPR हो गया हमारा, ठीक है। फिर मैंने हाउ टू प्रिडिक्ट द बॉन्ड वो भी बता दिया था कि बॉन्ड कैसे निकाले जाएंगे, क्लियर।
तो अभी जो पढ़ेंगे हम लोग, हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी बेटा, अभी ये एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके थ्रू हमको पता चलेगा बॉन्ड कैसे बनता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इसी से हमको आइडिया आएगी ओके कि हाउ डज द बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड बनते कैसे हैं, ओवरलैपिंग होती कैसी है, क्लियर है। सो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बिहाफ पे व्हाट इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग कि इलेक्ट्रॉन लोकेट कैसे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन लोकेट होने के बाद उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा बना है, बट अभी तक हमको ये नहीं पता कि वो बॉन्ड बना कैसे है ना। तो अभी तक जो प्रिंसिपल चला है वो लिविस ने बताया था कि भाई, लिविस ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो भी एलिमेंट्स है दे आर कंप्लीटिंग, दे विल फॉर्म बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, दे विल फॉर्म बॉन्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, बराबर है। सो एलिमेंट्स दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट, राइट। बट अगर मैं वैसी बात करता हूं तो जो मेरे नोबल गैसेस है उन्होंने बॉन्ड बनाना चाहिए क्या, नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। सो वी विल सी फर्स्ट इनएडिक्वेटी ऑफ लिविस रूल और इनएडिक्वेटी ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। इनएडिक्वेटी ऑफ लेविस रूल और ऑक्टेट रूल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बट अभी थोड़ा सा एक देखते हैं इसमें क्या हुआ है कि लेविस सेज दैट कि एनी एलिमेंट विल फॉर्म, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल element will form bond for completion of octet, element will form bond for completion of octet, therefore there should not be any compound possible for noble gases, नोबल गैसेस के लिए कोई कंपाउंड पॉसिबल होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, बराबर है। क्योंकि नोबल गैसेस के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो उन्होंने बॉन्ड बनाना चाहिए क्या, नहीं बनाना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं। सो एलिमेंट विल फॉर्म बॉन्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, या तो ऑक्टेट या तो डुप्लेट के लिए वो बॉन्ड बनाएंगे, तो देयर शुड नॉट बी एनी कंपाउंड पॉसिबल फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का कोई कंपाउंड होना चाहिए क्या, नहीं, क्लियर है। तो ये अर्लियर बहुत पहले का प्रिंसिपल था, ऐसा होना चाहिए, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1962 there is a scientist बार्टलेट, ठीक है, दिस साइंटिस्ट बार्टलेट, उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेटा, उसने O2 को है रिएक्ट कराया PTF6, ठीक है, O2 PTF6, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसने रिएक्ट करा दिया, और इन दोनों को जब रिएक्ट कराया तो उसको ने एक कंपाउंड मिला, एक आयनिक कंपाउंड मिला। कौन सा आयनिक कंपाउंड मिला, O2 प्लस PTF6 माइनस, और इसका नाम होता है बेटा, इसका नाम अभी तुमको समझेगा नहीं, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो इसका नाम होता है डायऑक्सिनाइल मतलब O2 प्लस का नाम होता है, ठीक है, O2 प्लस इज डायऑक्सिनाइल। बेटा ये O2 प्लस है, मॉलिक्यूल का प्लस है, ठीक है, ये एटम की आयनेशन एनर्जी नहीं बात कर रहे हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूल, वो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आएगी MOT वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। सो O2 इज डायऑक्सिनाइल कटायन, डायऑक्सिनाइल कटायन होता है बेटा ये, डायऑक्सिनाइल आयन, ठीक है। जैसे तुम लोगों को पता है ना परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, वैसे ये डायऑक्सिनाइल हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट, ओके, हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट, तो बेटा ये नाम होता है इसका, क्लियर है। तो ये जो कंपाउंड बना है डायऑक्सिनाइल हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट,
तो इसमें होता क्या है, ये रेड कलर्ड का कंपाउंड होता है, रेड कलर्ड आयनिक कंपाउंड, रेड कलर्ड आयनिक कंपाउंड। तो तुम बोलोगे सर इसमें कहा नोबल गैसेस का कुछ रोल है, तो नोबल गैसेस का नहीं। देखो अभी होता क्या है, ये जो O2 होता है, इस O2 मॉलिक्यूल की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो होती है बेटा अराउंड 1170 किलोजूल पर मोल, ठीक है, 1170 या 1173 ऐसे ही कुछ किलोजूल पर आती है, ठीक है। तो जब मैं जेनॉन की आयनेशन एंथैल्पी देखता हूं, किसकी, जेनॉन की, तो जेनॉन की बेटा मुझे आयनेशन एंथैल्पी मिलती है 1173 किलोजूल पर मोल। तो O2 और जेनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, I ऑफ O2 इक्वल्स टू I ऑफ जेनॉन। तो अगर O2 ऑक्सीडाइज हो सकता है, O2 अगर प्लस चार्ज बना सकता है, आयनिक कंपाउंड बना सकता है, तो जेनॉन ने भी बनाना चाहिए। ऐसा किसने सोचा, बार्टलेट ने। तो उसने क्या किया, O2 की जगह फिर जेनॉन लेके देखा, तो व्हेन ही टूक जेनॉन इंस्टेड ऑफ O2, तो उसने जेनॉन लिया और जेनॉन को PTF6 के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो उसको फिर से एक कंपाउंड मिला भाई साहब, और कंपाउंड क्या था, जेनॉन PTF6 माइनस, समझ में, जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, ये कंपाउंड मिला। दिस अगेन रेड कलर्ड आयनिक कंपाउंड। सो अगर मैं ऑक्टेट रूल फॉलो करता हूं तो बेटा जेनॉन ने ये कंपाउंड बनाना ही नहीं चाहिए। मतलब ऑक्टेट रूल जरूरी है क्या, नहीं है, बिकॉज जेनॉन ने कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस दैट विल बी फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड। ये पहला नोबल गैस कंपाउंड है जो बनाया गया, कौन सा, जेनॉन Hc प्लस PTF6 माइनस, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि भाई हाँ, नोबल गैसेस भी बॉन्ड बना सकते हैं। सो इसलिए लेविस रूल या ऑक्टेट रूल तुम्हारा क्राइटेरिया नहीं बना है। फिर नया क्राइटेरिया एग्जिस्टेंस में आया और उसी क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। अंडरस्टूड, क्लियर है बेटा, समझ में आया। और ओवरलैपिंग होगा क्या वो हमको देखना है। तो अगर मैं शॉर्ट में तुमको समझाऊं तो ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होता है, देखो अगर मेरे ये मान लो कि ये एटम्स है ना, और मान लो ये ऑर्बिटल्स है, तो ये ऑर्बिटल्स है, तो ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तुम्हारे, क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करने आएंगे ये लोग ऐसे है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने आएंगे तो साथ में कौन आती है उनकी, ऑर्बिटल। और जब भी ऑर्बिटल आएगी ऐसे आजू बाजू में, तो ये ऑर्बिटल में क्या होगा, ओवरलैपिंग, मतलब ये एक दूसरे से कंबाइन करेगी, और कंबाइन होने के बाद एक कुछ कंबाइनिंग एरिया आएगा। क्या आएगा, कंबाइनिंग एरिया। तो उस कंबाइनिंग एरिया को ही बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग एरिया। देयर इज सम कॉमन एरिया विच इज शेयर्ड बिटवीन दिस टू ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग एरिया। समझ में आएगी नहीं बात। सो विल सी कि व्हाट इज बेसिकली ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग मतलब क्या होगा बेटा, जब दो एटम्स आते हैं, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, क्लियर है, टू एटम्स अप्रोच इधर, और यहाँ पे एटम को रेफर करेंगे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है। तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है और रिपल्सिव फोर्सेस भी है, क्लियर है। सो जब अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है और रिपल्सिव फोर्सेस भी है, लेकिन व्हेन नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस, देयर इज सम कॉमन एरिया डेवलप बिटवीन दिस टू ऑर्बिटल। एक कॉमन एरिया डेवलप होगा, और जो कॉमन एरिया डेवलप्ड होगा या कॉमन एरिया फॉर्म होगा, उसी एरिया को बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग एरिया। उसी एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी, तो क्या हो जाएगा, सो विल सी ओवरलैपिंग, ओके। सो व्हाट वी कैन राइट, लिखते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। सो कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग, द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड
is explained through phenomena of overlapping. Through phenomena of overlapping. ठीक है, क्लियर? Formation of covalent bond is explained through phenomena of overlapping. So how do we define a overlapping? So overlapping is defined as when two atoms approaches towards each other, two atoms approaches towards each other with electron having opposite spin with respect to each other. Here atom referred to atomic orbital. When two atoms approaches towards each other with electron having opposite spin with respect to each other, then attractive as well as repulsive forces operated between them. अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट होंगे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस वैसे ऑपरेट होंगे. बट व्हेन नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस बट when net attractive forces dominates over repulsive forces, that is attractive forces greater than repulsive forces. Okay, some common area is formed between these two orbitals. Some common area is formed between these two orbitals called as overlapping area, and the phenomena is called as overlapping. Okay, तो एक ओवरलैपिंग एरिया बनेगा, ठीक है, और द फिनोमेना इज कॉल्ड एज overlapping area. Two orbitals called as overlapping area and the phenomenon is called as overlapping, and covalent bond is formed. ठीक है, तो बेटा मान लो कि हमारे पास एक है ये, ठीक है, इसमें ये अपवर्ड स्पिन का है, इसमें ये डाउनवर्ड स्पिन का है, ये पास में आ रहे हैं, और जब पास में आएंगे, ये ऑर्बिटल है, मान लो ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, तो ये शेयर करेंगे, तो ये जो एरिया हो गया, ये एरिया, ये क्या हो गया तुम्हारा ओवरलैपिंग एरिया. व्हाट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग एरिया. तो जितना ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा उतनी तुम्हारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा. हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एरिया, हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. when overlapping area increases, strength of covalent bond increases.
इंक्रीजेस। ओके, जितना तुम्हारा ओवरलैपिंग एरिया बढ़ेगा उतने तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सो दिस इज व्हाट योर ओवरलैपिंग एरिया। समझ में आया? क्लियर है? तो इस ओवरलैपिंग की ही हमको बात करनी है, और कितने तरीके के ओवरलैपिंग होते हैं, क्या ओवरलैपिंग होता है, कैसा ओवरलैप होगा, इसकी बात करनी है। ओके बेटा, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन ओवरलैपिंग। क्या बोला है हम लोगों ने? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटम मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन approaches towards each other, having approaches towards each other, है ना, towards each other, then attractive as well as repulsive forces operated between them, and when net attractive forces dominate over repulsive forces, thus some common area is formed between these two orbitals, that is called as overlapping area, and the phenomena is called as overlapping, and covalent bond is formed. और ये जब ओवरलैपिंग एरिया बनेगा तब कौन सा एरिया बनेगा? तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा अभी देखो, ये जो हम लोगों ने बोला है कि इसमें कौन सा बनेगा नहीं बनेगा, तो अगर मैं पूछूं इसकी स्पिन और इसकी स्पिन सेम रहती तो बनता था क्या? बताओ। ऐसे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और दोनों ऑर्बिटल, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे होनी चाहिए? अपोजिट। तो ये और ये ओवरलैपिंग होगी क्या? नहीं होगी। ये फील्ड है और ये अनफील्ड है, ये ओवरलैपिंग होगी क्या? नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? अगर ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तभी भी नहीं होगी। ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड, नो ओवरलैपिंग। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, बिल्कुल हो जाएगा। ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, और ये अपवर्ड है, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। तो बेटा यहाँ पे हम लोग अभी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, सो ओवरलैपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तुम बोलोगे नहीं सर, दो ऑर्बिटल आए, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल आ गए, ओवरलैपिंग होगी क्या? अरे क्या ओवरलैपिंग होगी? वो ऑर्बिटल्स है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं। तो खाली ऑर्बिटल कहाँ बॉन्ड बनाएगी? खाली ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगी क्या? नहीं। तो ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। सो वैकेंट ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वैकेंट ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन वो टेक पार्ट करती है, एक फिनोमिना है, हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा फिनोमिना आता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो एक भाई यहाँ पे नोट लिख के देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, अब लोग देखेंगे वो नोट क्या है, तो विल सी इट कि ओवरलैपिंग। तो बेटा ये ओवरलैपिंग का जो है ना, ओवरलैपिंग में हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है ओवरलैपिंग में? अभी पहले जो थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग वीबीटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर आगे आएगा बहुत सारे फिनोमिना आएगा, और लास्ट में आएगा एमओटी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, hybridization and molecular orbital theory. They all based on overlapping principle. They all based on overlapping principle. Okay. So now I'll move on to the next topic our. ठीक है. So before that I'll write something over here. क्या लिखूंगा मैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। मैंने क्या बोला? वैकेंट ऑर्बिटल विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वैकेंट ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते। अभी स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं, बाद में हम लोग जब हाइब्रिडेशन करेंगे फिर से एक्सप्लेन हो जाएगी ये बात। वीबीटी में तो अभी पता चलेगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बदले बेटा इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं तो बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं। सो व्हाट आई विल राइट, सी व्हाट इज दैट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट मतलब इलेक्ट्रॉन, वैकेंट ऑर्बिटल do not take part in overlapping phenomena. Means they do not, that is, do not take part in bond formation. But half filled orbitals, full filled orbitals
and vacant orbitals also. Orbitals also take part in the process of hybridization. कौन से प्रोसेस में टेक पार्ट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं तीनों, चाहे वो हाफ फील्ड रहे, फुल फील्ड रहे या वैकेंट रहे. बट वैकेंट ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग फिनोमिना. ठीक है, यहां पे सिर्फ कौन से करते हैं? हाफ फील्ड. हाफ फील्ड वाले कौन से? हाफ फील्ड. ओनली हाफ फील्ड. ओनली हाफ फील्ड विल टेक पार्ट. ठीक है, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है. तो अगर ओवरलैपिंग की बात करते हो बेटा, तो ओवरलैपिंग के दो टाइप होंगे, है ना. ओवरलैपिंग के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग हैज टू टाइप्स. One is called as axial overlapping, or you'll say it is head-on overlapping, and you'll say end-to-end overlapping. ठीक है. दूसरा जो ओवरलैपिंग का टाइप है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग साइडवेज, साइड से, या फिर पैरेलल, या फिर लैटरल. ठीक है. So there are two ways of overlapping. First is axial, second is sideways, parallel and lateral. तो हम लोग एक एक की बात करते हैं. ओके, तो देखो, if you are going to talk about us axial overlapping, what is in the axial overlapping? So when the bond form is along a particular axis, when a bond form is along a particular axis, or when the overlapping takes place along a particular axis, that is called as axial overlapping. That is called as axial overlapping. ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? axial, when overlapping takes place along particular axis, called as axial overlap. क्लियर है? जैसे, तो अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है, तो हियर वी हैव टू डिफाइन internuclear axis. In short I'll call it as a INA, internuclear axis, and overlapping takes place along INA. ठीक है, ओवरलैपिंग किसके अलॉन्ग होगा? आईएनए. एंड ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ओके, तो बेटा चलो ये थोड़ा पढ़ने के लिए एक छोटा सा तुमको एक थ्योरी बता देता हूं मैं, जिसके भी यहाँ पे हम लोग एक करने वाले हैं. कौन सा? कि हम लोग ओवरलैपिंग पढ़ना तो है, लेकिन ओवरलैपिंग के पोस्टुलेट्स देख लेते हैं हम लोग. और पोस्टुलेट्स क्या है एक बार देखते हैं तो तुमको और इजी जाएगा. कैसे? देखो, सो ये जो ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करने वाली फर्स्ट थ्योरी थी उसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. कौन सी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट क्या है बेटा? अंडरस्टैंड इट केयरफुली. ओके, सो व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? इंप्लाइज दैट इट सेज दैट ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स with unpaired electron,
only valence orbital with unpaired electron will take part in overlapping. कोई भी मतलब जो भी ओवरलैपिंग होगी उसमें कौन करेंगे? ओनली वैलेंस ऑर्बिटल विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग एंड फॉर्म बॉन्ड पेयर, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर. सेकेंड, वैलेंस ऑर्बिटल with paired electron do not take part in overlapping and form lone pair. ऐसे वैलेंस ऑर्बिटल टेक पार्ट करने वाले ओवरलैपिंग में जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और जिनमें पेड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तुम्हारे टेक पार्ट नहीं करेंगे. तो जो जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो वो टेक पार्ट करेंगे और वो बॉन्ड पेयर बनाएंगे. जिनमें पेड इलेक्ट्रॉन है वो टेक पार्ट नहीं करेंगे और क्या बनाएंगे? लोन पेयर बनाएंगे. ठीक बात है. चलो थर्ड पोस्टुलेट पे जाते हैं. बेटा एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन. तो अगर किसी के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर अपवर्ड स्पिन का है तो उसको और एक चाहिए, तो दूसरा कौन सा होना चाहिए? डाउनवर्ड स्पिन का. बराबर है. सो देखो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन विल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग. ठीक है. देन बेटा आ कौन रहे? ऑर्बिटल्स. और ऑर्बिटल्स मतलब क्या थे? वेव्स थे. ऑर्बिटल मतलब क्या थे? वेव्स. दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल. हम लोगों ने देखा था क्वांटम नंबर्स में, ऑर्बिटल आर नथिंग बट दे आर वेव फंक्शंस, राइट. सो ऑर्बिटल आर वेव फंक्शंस, दे विल प्रोपोगेट लाइक दिस. तो अगर वेव जो है वो ऐसे प्रोपोगेट करती है तो उसका ये पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज ऐसे होगा. तो हर ऑर्बिटल का एक फेज होता है. तो उसमें अगर तुम लोग बात करते हो तो एस ऑर्बिटल जो होती है, एस orbital either having a positive phase or negative phase. s orbital is having either positive phase or negative phase. इसका मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं. देखो s orbital का एक तो पॉजिटिव फेज होगा या तो निगेटिव फेज होगा. ठीक है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव. p orbital हैज पॉजिटिव नेगेटिव फेज. ऐसे ये पहला फेज हो गया, फिर ये दूसरा फेज. ठीक है, ऐसे जब वो प्रोपोगेट करेगी तो क्लियर. डी ऑर्बिटल जो होंगे तो डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल होते हैं. ये तुम्हारा पॉजिटिव फेज, ये तुम्हारा निगेटिव फेज. ये पूरा एक वेव, फिर ये सेकेंड वेव. ठीक है, ऐसे ये पूरा ऐसे प्रोपोगेट करेगा और फिर ये ऐसे आएगा. क्लियर. पॉजिटिव फेज, निगेटिव फेज. क्लियर. और डी जेड स्क्वायर की बात करते हो तो डी जेड स्क्वायर में ये तुम्हारा पूरा पॉजिटिव हो गया और ये जो रिंग है, ठीक है, ये रिंग होती है तुम्हारी निगेटिव. सो पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, ये आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. दीज आर द फेजेस. दीज आर साइन ऑफ वेव फंक्शन. phases of atomic orbital. ठीक है, आइदर हैव पॉजिटिव, एक ही फेज में प्रोपोगेट करते जाएगी बेटा. ये दोनों फेज में प्रोपोगेट करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव. क्लियर है. सो दीज आर द फेजेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. क्लियर. सो नाउ व्हाट इज द फोर्थ पोस्टुलेट? इट सेज दैट बिकॉज़ देखो बेटा क्या होता है ना, ये ऐसे वेव है तुम्हारी, एक वेव है, अगर ये ऐसी जा रही है, ये प्लस है और माइनस है. ये दूसरी वेव है, अगर ये ऐसे जा रही है, तुम लोगों ने पढ़ा है ना इंटरफेरेंस ऑफ वेव. तो बेटा ये दोनों सेम फेज में है, तो ये जब नेट आएगा तो ये ऐसा होगा. तो इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बॉन्ड बन रहा है. और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होगा? अगर ये तुम लोग निगेटिव फेज ऐसा ले लेते हो तो ये और ये क्या हो जाएगा? ये और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल. और कोई बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड्स टू बॉन्डिंग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डू नॉट लीड टू बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंप्लाइज दैट व्हेन वैलेंस ऑर्बिटल्स
with same phases, with same phase will take part in overlapping. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुम्हारे फेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. इसका पॉजिटिव है तो उसका भी पॉजिटिव, इसका निगेटिव है तो उसका भी निगेटिव. जो दोनों है ना मतलब ओवरलैप करने वाले उनके फेजेस क्या होने चाहिए, सेम. एंड फिफ्थ, हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना एक्सटेंट ज्यादा होगा स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म. जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतना तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा. समझ में आई ये बात है बेटा, क्लियर है, समझा है. ओनली वैलेंस ऑर्बिटल विल टेक पार्ट विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड पेयर. विथ पेड इलेक्ट्रॉन दे विल फॉर्म लोन पेयर. Electrons with opposite spin will take part. Valence orbital with same phase will take part. And higher the extent of overlapping, higher is the overlap, stronger is the bond form. तो अभी देखते हैं हम लोग एक्सियल की बात कर रहे हैं. तो एक्सियल में देखो क्या है. सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इन्हीं को यूज करके हमको बेटा ये एक्सियल पढ़ना है. ठीक है, हमको ओवरलैपिंग देखनी है, बॉन्ड कैसे बनते हैं वो देखना है. ओके, so what is axial overlapping? What about axial overlapping? When do we say it is an axial overlap? So whenever the overlapping takes place along a particular axis, we'll call it as axial overlap. Here we have to define an internuclear axis. What is internuclear axis? The axis joining two nucleus. We have to define when the overlapping takes place along a internuclear axis. We'll say it is along, rather than particular axis, along internuclear axis, called as axial overlap. When overlapping takes place along internuclear axis, called as axial overlap. So what is internuclear axis? The axis joining two nucleus है ना, the axis joining two nucleus is called as internuclear axis. मतलब ये अगर इसी का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस से जो पास होती हुई एक्सिस है, बराबर है, कोई भी रहे, एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, the axis passes through these two nucleus, that will be your internuclear axis. So here we have to define an internuclear axis, and overlapping takes place along internuclear axis, and due to axial overlapping कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड. So axial overlapping leads to formation of sigma bond. तो axial overlapping से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. क्लियर हो गया, ये समझ में आया. एंड सिंस इट इज फॉर्म्ड अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तुम्हारी, तो ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इसके अलोंग बनता है, सो ऐसा बन गया तुम्हारा ये ओवरलैपिंग एरिया. तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. सो द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इज सिमेट्रिकल अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. अब ये मीनिंग क्या है भाई साहब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का, तो देखो अभी समझेगा तुमको क्लियर है. अगर हम लोग इसके फॉर्मेशन में जाते हैं तो हमको आइडिया क्लियर आएगी. तो ये क्या होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो देखो अभी अगर मुझे बात करनी है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो मान लो कि बेटा अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो कैसे, और अभी हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं. तो अगर मुझे देखना है H2 का फॉर्मेशन, किसका, H2 मॉलिक्यूल का. क्लियर है, सही बात है कि नहीं. अब H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखना है. H2 मॉलिक्यूल किससे बन रहा है, H और H से. क्लियर है बेटा. तो H का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंस, ग्राउंड स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. इसका भी क्या होता है 1s1. ओके, तो इसकी वैलेंस ऑर्बिटल है 1s1, इसकी भी 1s1. हमारी थ्योरी क्या बोलती है, वैलेंस ऑर्बिटल विद अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो इसमें अनपेड है, इसमें भी अनपेड है. तो अगर मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिफाइन कर ली, मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है Z. कौन सी एक्सिस है, Z. आई हैव डिफाइंड INA इज Z. ये क्या है मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कौन सी है, INA. Z एक्सिस कौन सी, Z एक्सिस.
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड होगी, मैंने डिफाइन कर ली जेड। तो अब देखो जो एस ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल तुम्हारी स्पेरिकल होगी, स्पेरिकल, तो ये जो स्पेरिकल होगी तो ये अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, ये नॉन डायरेक्शनल होती है। तो नॉन डायरेक्शनल मतलब ये तीनों एक्सिस को सिमेट्रिकल होती है, तो ये कोई पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग होती है क्या? नहीं। तो ये किसी भी एक्सिस के अलोंग आ ही सकती है, जेड लोगे तभी भी आएगी। अगर मैंने बोला देखो, अगर ये तुम्हारी एक्सिस है, अगर ये है ना ऐसी वाली, अगर एक्स एक्सिस है, चलो मान लेते हैं ये जेड है, ये कौन सी है? जेड, जेड एक्स और ये वाई, तो ये तो ऐसी है, स्फेरिकल है, ये ऐसी भी आ सकती है, बराबर है, ऐसी भी आ सकती है। अगर मैं ले रहा हूं तो ये ऐसी भी आ सकती है, ये ऐसी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकते हैं, क्यों? ये तो सिमेट्रिकल है ना भाई, ये अलोंग हर जगह पे है, हर जगह पे है ये कोई एक्स वाई जेड के अलोंग है क्या? नहीं। तो ऐसी आ रही है मतलब वो एक्स के अलोंग भी आ रही है, वाई के अलोंग भी आ रही है और जेड के अलोंग भी आ सकती है। तो आइदर एक्स, आइदर वाई, आइदर जेड। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, सो अलोंग एक्स भी आ सकती है, अलोंग वाई भी आ सकती है, अलोंग जेड भी आ सकती है। तो चलो मैंने मान लिया कि अगर मेरी आईएनए जो है वो जेड एक्सिस हो गई, आईएनए क्या हो गई? जेड एक्सिस। अब तो ये हाइड्रोजन है, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, चलो मान लो इसका पॉजिटिव फेज है। कौन सा फेज है? पॉजिटिव फेज है। अब इसका इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन का है, ठीक है। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका भी पॉजिटिव फेज, फेजेस ऑफ द ऑर्बिटल विल बी सेम। ये फेज है बेटा, दिस इज फेज, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस तो अंदर में है और न्यूक्लियस नहीं दिखा रहे हम लोग, ठीक है। फेज, जो फेज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन का, तो इसका इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन का। अब क्या हो रहा है? दोनों आ रहे हैं, कौन से एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं? जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो ऐसे आ रहे हैं दोनों, ऐसे 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 आ रहे हैं ना, और ऐसे कोलाइड कर दिया ना, अलोंग कौन से एक्सिस? जेड एक्सिस के अलोंग कोलाइड कर दिए। तो बेटा हेड ऑन हो गया, हेड ऑन। जो बुल फाइट होती है ना, बुल फाइट, देखो बुल फाइट ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं कि नहीं, और ऐसे आके ऐसे कोलाइड करते हैं। तो बुल फाइट क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन। सो दे विल अप्रोच लाइक दिस। तो अगर वो अलोंग एक्सिस आ रहे हैं, तो अलोंग एक्सिस आ गए वो, और उन्होंने शेयर कर लिया, ये उनका शेयरिंग रीजन हो गया, ठीक है। ये हो गया शेयरिंग रीजन, यहाँ पे उनके इलेक्ट्रॉन हो गए। सो ये जो हो गया, ये कौन सी ऑर्बिटल थी बेटा? 1s ऑर्बिटल। ये कौन सी ऑर्बिटल? 1s ऑर्बिटल। तो इस ओवरलैप को जो बोलेंगे हम लोग एस ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप? एस ओवरलैप। और एक ऐसे आ रहा है अलोंग एक्सिस, तो ये एस ओवरलैप ने कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और अगर तुम लोग को हाइड्रोजन के केस में देखना है, तो ये कौन सी ऑर्बिटल है? 1s। तो तुम लोग इस ओवरलैप को क्या बोलोगे? इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिस बॉन्ड, दिस सिग्मा बॉन्ड इज formed due to 1s ओवरलैप। कौन से ओवरलैप की वजह बना है? 1s। सो एसएस ओवरलैप जो हो रहा है, एसएस ओवरलैप दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एसएस ओवरलैप क्या बना सकता है? सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो H2 में जैसे हम लोगों ने ये देखो, ये पॉजिटिव फेज है, ये भी पॉजिटिव फेज है, फेज चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो गया। तो एसएस ओवरलैप लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे अभी हम लोगों ने एसएस ओवरलैप देखा, ये कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग? H2 की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेटा क्लोरीन की बात करूं, कौन से मॉलिक्यूल की बात करूं? क्लोरीन की बात करता हूं। चलो क्लोरीन, देखो एक चीज नोटिस करो, अभी ना मैं सिर्फ डायटोमिक स्पेसिस लूंगा। कौन से? डायटोमिक। जब हम लोग पॉलीएटॉमिक में जाएंगे तब कुछ और एक प्रिंसिपल यूज होगा, देखेंगे वो भी। तो राइट नाउ वी आर यूजिंग अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वी आर कंसर्निंग फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसे H2 का देखा मैंने, तो H2 में कौन सा ओवरलैप हो रहा है? 1s ओवरलैप अलोंग एक्सिस है, ठीक है। अलोंग एक्सिस, कोई भी एक्सिस, मैंने अगर बेटा x लिया रहता तभी भी x के अलोंग भी आ रहता, बिकॉज जो तुम्हारी s ऑर्बिटल होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, वो सभी एक्सिस के अलोंग आ सकती है। ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर, अगर मैं बात करता हूं Cl2 मॉलिक्यूल की, बेटा चलो मुझे Cl2 बनाना है। क्या बनाना है? Cl2। कौन इन्वॉल्व है बेटा? 2 क्लोरीन इन्वॉल्व है। ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल ग्राउंड, वैलेंस शेल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक
कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। सो क्या होता है 3s2 3p5, 3s2 3p5 दोनों का वही है बेटा, ये 3s2 है, ये 3p5, 3s2 3p5। अब देखो इनका कोई रोल नहीं आएगा, ये फील्ड है, ये फील्ड है, इनका कोई रोल नहीं आएगा, काम की है ये, ठीक है, बराबर है। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, p ऑर्बिटल में। कौन से, p ऑर्बिटल। तो अगर मैंने आयन डिफाइन कर ली है z, कौन सी डिफाइन कर ली है, z एक्सिस, z एक्सिस, तो मैं बोल देता हूं ये pz में है। कौन से है, pz। तो ये जो होगा वो अलोंग pz होगा, ठीक है, किसी में भी हो सकता है। मैंने आयन डिफाइन क्या कर लिया है, z, तो आई विल कंसीडर दिस इज अलोंग z। ये फर्स्ट क्लोरीन का, ठीक है, z में इलेक्ट्रॉन है, दिस इज पॉजिटिव फेज, दिस इज निगेटिव फेज, ओके। और ये क्लोरीन है, क्लियर। कौन सी ऑर्बिटल है बेटा, ये क्लोरीन है, तो ये 3p है। कौन सी, 3p, क्लियर। अगर मैं z बोल रहा हूं तो ये 3pz, z एक्सिस कैसे ओरिएंट होती है, अलोंग z एक्सिस, z pz कैसी होती है, अलोंग z एक्सिस। ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, ठीक है। ये दूसरा क्लोरीन है, ये डाउनवर्ड स्पिन का, ये पॉजिटिव फेज, ये निगेटिव फेज। देखो फेज क्या है जो आने वाले हैं, ये अनदर क्लोरीन, ये भी 3pz। अब ये भी 3pz, ये z एक्सिस है तुम्हारी, मान लो ये z है, तो ये एक क्लोरीन की 2pz, ये दूसरे 3pz, और ये दूसरे क्लोरीन की 3pz। ये कैसे आ रहे हैं, अलोंग z एक्सिस आ रहे, अलोंग z एक्सिस। और कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, एक्सियल ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप हो रहा है, एक्सियल। समझ में आया। तो देखो पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव फेज ओवरलैप विद पॉजिटिव फेज, ओके। सो पॉजिटिव ओवरलैप पॉजिटिव, तो बेटा यहां पे शेयरिंग हो जाएगी इनके बीच में, कॉमन एरिया आएगा एक, ठीक है, ये कॉमन एरिया आया तुम्हारा, ये शेयर हो गए इलेक्ट्रॉन, यहां पे पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव फेज, निगेटिव फेज, निगेटिव फेज। देखो ऑर्बिटल हैविंग सेम फेज, ऑर्बिटल हैविंग सेम फेज दे ओवरलैप, इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। तो ये कौन सा ओवरलैप हो गया बेटा, बताओ। ये 3p थी, 3p थी, और ये भी 3p। सिंस इट इज z एक्सिस, z आयन है, इसलिए ये कौन सी थी, 3pz, 3pz, बराबर है। सो क्लोरीन, क्लोरीन का जो सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन सा ओवरलैप है, दिस इज pp ओवरलैप, pp एक्सियल ओवरलैप, pp एक्सियल ओवरलैप। तो अगर p और p अलोंग एक्सिस आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। व्हेन p एंड p, 2p ऑर्बिटल्स अप्रोच ईच अदर अलोंग एक्सिस, दे विल फॉर्म, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इस हो गए क्लियर, ठीक है। देखो तो pp ओवरलैप हो गया। क्लोरीन की बात करते हो, क्लोरीन, तो ये सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग क्या होगी, 3p ओवरलैप। कौन सा, 3p ओवरलैप, क्योंकि थर्ड शेल है, वैलेंस शेल कौन सी है, थर्ड शेल, तो 3p ओवरलैप हो गया। तो 3p ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो मुझे बताओ अगर मैं F2 की ओवरलैपिंग पूछूं तो F2 की क्या होगी बेटा, 2p ओवरलैप, Br2 ब्रोमीन ब्रोमीन, 4p आयोडीन आयोडीन क्या होगा, 5p बराबर है। सो फ्लोरीन में 2p ओवरलैप होगा, क्लोरीन में 3p ब्रोमीन में 4p और आयोडीन में 5p। इसी हो गया बेटा। तो ये जो बॉन्ड बने, ये pp ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है फर्स्ट बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है क्योंकि अलोंग एक्सिस, जो अलोंग एक्सिस बनेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, सिग्मा बॉन्ड। और अलोंग एक्सिस बनने की वजह से ओवरलैपिंग एरिया इज मैक्सिमम, overlapping area is maximum, that's why the bond form is stronger, that's why the bond form is stronger, okay। so now we'll move on to the next बात करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया भाई SS ओवरलैप हो गया, PP ओवरलैप हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं, चलो तुमको बनाना है HF बनाना है, कौन बनाना है, HF। पहले हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन को एक चाहिए, हाइड्रोजन को एक चाहिए, तो शेयर कर दो, ऐसे करते थे लेविस के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। तो देखो
HF बनाना है, इफ आई हैव टू फॉर्म HF मॉलिक्यूल, हाउ डू आई फॉर्म द HF मॉलिक्यूल, HF कैसे बनाना चाहिए मैंने, समझो। सो HF कैसे बनाना चाहिए, सी मुझे HF बनाना है, HF कौन है बेटा, फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कौन है, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s1 2s2 2p5, ठीक है, 1s1 अनपेड है भाई, यही वैलेंस है, यही पार्ट करेगा, इसके वैलेंस 2s2 2p5, ठीक है। कोई भी ले लो यार, ये अपवर्ड होगा तो बॉन्ड बनाते टाइम डाउनवर्ड अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी जो पार्टिसिपेट करेगी वो 1s1 होगी, अनपेड है, इसकी जो होगी ये वाली होगी। अब डिफाइन करेगा कि मैं आईएनए क्या लेता हूं, अगर मैंने आईएनए ले ली Z, आईएनए क्या ले ली, Z एक्सिस, सो ये क्या होगी तुम्हारी 2pZ, अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो 2pZ मतलब ऐसी होगी 2pZ, और S एक्सिस, S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल तो कोई भी एक्सिस के अलॉन्ग आ ही सकती है, ये हाइड्रोजन की S ऑर्बिटल पॉजिटिव फेज, बराबर है, ये हाइड्रोजन की है बेटा 1s, ये क्लोरीन की है 2pZ, फ्लोरीन की 2pZ, ओके, दिस इज फ्लोरीन एटम, ये हाइड्रोजन एटम आ रहे भाई अलॉन्ग कौन से एक्सिस, Z एक्सिस, आ गए, इन्होंने शेयरिंग कर दिया, ठीक है, दे शेयर्ड, दे शेयर्ड ओवरलैपिंग एरिया, यहां पे आ गया एरिया, पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज, ये हो गया तुम्हारा ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया, क्लियर। अब देखो इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन था हमारा और ये फ्लोरीन, इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड है, कौन सी ऑर्बिटल थी बेटा इसकी, ये 1s थी, इसकी 2p थी, तो ये कौन सा ओवरलैप हो गया, 1s 2p ओवरलैप, 1s 2p ओवरलैप मींस दिस इज sp एक्सियल ओवरलैप, क्लियर, sp एक्सियल ओवरलैप, क्लियर हो गया, तो sp एक्सियल ओवरलैप हो गया तुम्हारा, क्लियर है। तीन ओवरलैप पढ़े हम लोगों ने, कौन से SS ओवरलैप, SP ओवरलैप और PP ओवरलैप। तो अगर तो ये जो बॉन्ड बना है HF का जो सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन से ओवरलैप से बना है, हाइड्रोजन की 1s और फ्लोरीन की 2p। अगर मैं पूछूं तुमको कि भाई साहब बताओ HCl में क्या ओवरलैप होगा, HCl HBr HI, क्लियर है, तो HCl में क्या ओवरलैप होगा, HCl में होगा हाइड्रोजन की 1s, क्लोरीन की 3p, ब्रोमीन की हाइड्रोजन की 1s, ब्रोमीन की 4p, हाइड्रोजन की 1s और हाइड्रोजन की 5p, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया, समझी है बात, इज थिंग ओके बेटा। सो अभी तक हम लोगों ने एक्सियल ओवरलैप में कितने ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैपिंग में कितने टाइप के ओवरलैप पढ़े हैं, 3 ओवरलैप, कौन से, SS ओवरलैप, PP ओवरलैप और SP ओवरलैप, ठीक है बेटा। तो सिग्मा बॉन्ड जो बन सकता है इन ओवरलैप से बन सकता है, कौन से ओवरलैप से, SS, SP एंड PP। दिस ओवरलैप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। So what we can write, SS, SP and PP overlap leads to the formation of PP axial because हम लोग PP और भी पढ़ेंगे sideways, leads to formation of sigma bond। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सिंस सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड along INA, overlapping area increases and strength of bond increases। क्लियर है,
तो बेटा ये जो हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, समझ में आएगी नहीं बात। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ा। हमारा जो दूसरा टाइप था ओवरलैपिंग का वो कौन सा था, साइडवेज या तो पैरेलल या तो लैटरल। साइडवेज या तो पैरेलल या तो लैटरल। तो अगर मैं बात करता हूँ तो देखो हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन करते हैं उसका, बाकी उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अच्छे से, विल डिस्कस इट इन डिटेल अबाउट द साइडवेज ओवरलैपिंग। तो साइडवेज ओवरलैपिंग की बात क्या होती है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग के टाइम पे जो ऑर्बिटल्स आएंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। यहाँ पे कैसे आ रही थी, अलोंग एक्सिस आ रही थी। कौन से एक्सिस के अलोंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, ठीक है। सो अभी लिखते हैं अगर हम लोग साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज और पैरेलल और लैटरल ओवरलैप। तो बेटा इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग is called as pi bond or pi bond and delta bond। कौन से बॉन्ड बन सकते हैं इससे, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, और भी होता है फाइव बॉन्ड, लेकिन अभी हम लोग को सिलेबस में नहीं है। पाई ही आता है हमको, डेल्टा भी नहीं आता है बहुत ज़्यादा। हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा बॉन्ड डिटेल में, ठीक है, क्लियर है। तो पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड और एक होता है फाइव बॉन्ड, ठीक है, वो भी आता है, लेकिन हमको सिलेबस में नहीं है, तो भाई क्यों पढ़ना है ज़्यादा का, ठीक है। तो जो जरूरत का है वही पढ़ेंगे, इसलिए ओके बेटा, क्लियर। सो साइडवेज ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी पाई बॉन्ड। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, सो टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड द ऑर्बिटल्स must be parallel to each other, the orbitals must be parallel to each other and perpendicular to, almost perpendicular to internuclear axis, मतलब they must be parallel to each other। जो आने वाले हैं, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने वाले, the orbitals participating in sideways overlap must be parallel to each other, must be parallel to each other, एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए, ऑलमोस्ट, या चलेगा नहीं भी रहे तो भी पूरे नहीं, लेकिन थोड़े बहुत, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट, देयर शुड नॉट हैव एनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग आईएनए। उनके पाई बॉन्ड जो बनाने वाले ऑर्बिटल है उनके लिए आईएनए के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग हम लोग डिटेल में देखेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग आईएनए, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले तो तुमको एक चीज करनी पड़ती है, फर्स्ट बिफोर गोइंग टू दिस, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन आईएनए, और आईएनए डिफाइन करते बराबर पहला बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो हम लोग जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या जो भी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दैट इज साइडवेज ओवरलैप, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल। ओके, डन फॉर द डे, थैंक यू।